कैसे? जैसे मेहनत करते हैं बनाने में। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल के वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के खोज, उसके काल विभाजन, उसके नामकरण, समकालीन सभ्यताएं और विस्तार तक देखा था। आज के इस वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। खैर, अगर हम विस्तार के बारे में बात करें, कल जहाँ तक हमने पढ़ा था तो विस्तार में हमने देखा था कि यह 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और उसमें जो मुख्य मुख्य स्थल थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर विस्तार में हम और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें ये बात कर सकते हैं कि यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो इसका जो क्षेत्रफल था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में था। यानी कि यह सभ्यता, जैसे आज वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 किलोमीटर के लगभग में है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार उस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर मापा गया है। यानी कि अगर तुलना करें भारत के हिसाब से तो इसका लगभग 40% हिस्सा था। यानी जितना भूमि में आज भारत फैला हुआ है उसके 40% हिस्सा में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। और अगर हम इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का बात करें, जैसे हम भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा क्या थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी, पश्चिमी सीमा क्या थी, उसी प्रकार अगर हम हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी सीमा, नीचे दक्षिणी सीमा, इस साइड पूर्वी सीमा और इस साइड पश्चिम सीमा, इसकी बात करें तो 4 स्थल के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। नॉर्थ में सबसे है हमारा जम्मू कश्मीर, जहाँ का स्थल आपको कल बताए थे मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। पूर्व के साइड में हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम आपको कल बताए थे आलमगीरपुर। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कह सकते हैं इसको। दक्षिण में बताए थे, दक्षिण में महाराष्ट्र तक विस्तृत था और महाराष्ट्र में एक स्थल था जिसका नाम है दैमाबाद। और सबसे पश्चिम में बात करें तो वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ेगा। उसका नाम भी आप लोग को लिखाए थे कल, बलूचिस्तान में उसका नाम है सुतकांगेडोर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है और हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है। इससे सवाल परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये भी सवाल पूछा जाता है कि मांडा किस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, दैमाबाद किस नदी के किनारे है और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है। इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको एक ट्रिक से याद किया जाता है। जिस प्रकार घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है उसी प्रकार से आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना होता है, जैसे CHPD। तो हमको बस सिंपल याद करना है CHPD। CHPD क्यों याद करना है? क्योंकि ये जो शहर हैं जिस नदी के किनारे हैं उस नदी के शुरुआत का जो अल्फ़ाबेट है वह है CHPD। जैसे यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है तो C से चिनाब हो जाएगा। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है तो A से हिंडन हो जाएगा। जैसे इसको हिंदी में लिख सकते हैं चिनाब, इसको लिख सकते हैं हिंडन। ये P से प्रवर नदी हो जाएगा, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा बचा सुतकांगेडोर, जिसको हम D से यहाँ पे D से दास्क नदी हो जाएगा। तो ये 4 नदी है। 4 नदी का क्रम इस प्रकार से याद करना काफ़ी आसान होता है। अगर हम CHPD याद रखते हैं और हमें यह याद है कि CHPD को इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाना है, तो जब भी हमारे प्रश्न में पूछा जाएगा कि मांडा किस नदी किनारे है, हमको याद रहा C, तो C से जो भी नदी का नाम आएगा उसको हम टिक कर सकते हैं। बाकी नदी का नाम बहुत ही आसान है, अगर ऐसे भी याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को पूरी तरीक़ा से देख चुके हैं। अब आगे हम जाएंगे हड़प्पा सभ्यता के समाज के ऊपर कि उस टाइम का समाज किस प्रकार का था, उस टाइम के समाज में क्या क्या व्यवस्थाएँ थी, समाज में कौन से लोग पढ़ते थे, क्या समाज में समानताएँ थी, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी, वो लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, वो लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे। यानी जिस प्रकार से हम लोग अपना अपना सामाजिक जीवन जीते हैं, वे लोग किस प्रकार से सामाजिक जीवन जी रहे थे उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सामाजिक व्यवस्था को। अब यहाँ से हम हड़प्पा सभ्यता को, समाज को देखेंगे। यानी कि जिस प्रकार से हम अपना सामाजिक जीवन जीते हैं वो लोग भी तो अपना सामाजिक जीवन जीते होंगे। वो लोग बात करते होंगे, सामाजिक समारोह में शामिल होते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, खेल खेलते होंगे। तो क्या उनका सामाजिक जीवन था, उसी के बारे में जानना है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे समाज में क्या उनके समाज में समानता थी, क्या सभी लोग समान दर्जे के थे, या जिस प्रकार आज समाज अमीर गरीब ऊंच नीच विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है उसी प्रकार वे भी बटे हुए थे। उसके बाद वहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे पुरुषों का अधिकार ज़्यादा है या फिर महिलाओं का। जैसे वर्तमान में भारत पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों के पास सत्ता ज़्यादा है, तो क्या हड़प्पा काल में भी पुरुषों के पास ये अधिकार था या फिर महिलाओं के पास ज़्यादा अधिकार था, ये जानेंगे। फिर ये देखेंगे क्या वहाँ के लोग साक्षर थे, यानी उनके पास पढ़ने लिखने की क्षमता थी या पढ़ना लिखना जानते थे, या फिर वो खैर ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो उनके पास साक्षरता की स्थिति क्या थी। इसके अलावा हम वे देखेंगे कि वे लोग मनोरंजन कैसे करते थे, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान बिना मनोरंजन के रह नहीं सकता, क्योंकि बिना मनोरंजन के आदमी हमेशा काम तो नहीं कर सकता। और इसके अलावा हम समाज में और भी देख सकते हैं कि वो जैसे लास्ट में सबसे आदमी जब अंत में आदमी डेथ करता है तो डेथ के बाद क्या प्रक्रिया अपनाते थे उसके बारे में जान सकते हैं। ऐसे पढ़ना तो समाज में विवाह के बारे में भी चाहिए, लेकिन इनके विवाह के बारे में हमें पर्याप्त साक्ष्य मिलते नहीं हैं। लेकिन जो सबका दाह संस्कार है या अंतिम संस्कार है उसके बारे में हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। तो जो हमारे पास साक्ष्य मौजूद है या जो हमारे इतिहासकार के पास साक्ष्य मौजूद है और उसके आधार पर जो उन्होंने चर्चाएं की है हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे समाज में। सबसे पहले बात करेंगे समाज में समानता है या नहीं, तो सीधी सी बात है किसी भी समाज में समानता नहीं होती, वहाँ पर भी समानता नहीं है। यानी कि समाज विभिन्न वर्ग में बटा हुआ था। ये कैसे पता चला, क्योंकि किसी के पास से हमें किसी के घर से खुदाई जब हुआ तब कहीं से ज़्यादा सामान मिले, कहीं से कम सामान मिले, किसी घर से किताब मिला, किसी घर से तलवार मिला, तो ये पता चलता है कोई आदमी अमीर होगा, कोई आदमी गरीब होगा, कोई आदमी पढ़ने लिखने में ज़्यादा था, कोई लड़ाई करने में आगे था या उनके पास लड़ाई का उत्तरदायित्व था। यानी कि समाज विभिन्न वर्ग में बटा हुआ था। यानी कि अगर हम सीधा बात करें तो जहाँ से हम या लिखित साक्ष्य ज़्यादा मिले होंगे तो सीधा कहेंगे वो पुरोहित वर्ग से थे, या धर्म से जुड़े अगर चीज़ें मिली होंगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पे पुरोहित वर्ग था। इसके अलावा जहाँ से हमें हथियार मिले होंगे तो यानी कि वहाँ पे क्षत्रियों का इलाका होगा, तो वे क्षत्रिय समाज के थे। इसके अलावा जहाँ से ज़्यादा बर्तन मिले होंगे या कुछ व्यापारिक वस्तु मिला होगा, बहुत सारा सामान मिला होगा, तो हम कहेंगे वे व्यापारी थे। यानी कि वो पुरोहित हो गए, क्षत्रिय योद्धा वर्ग के हो गए, व्यापारी हो गए। अनाज मिला तो कहेंगे किसान भी होंगे। कुछ छोटे छोटे घर मिले तो अंदाज़ा लगाया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि श्रमिक भी रहते होंगे। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के समाज को लगभग 5 वर्गों में इतिहासकारों ने बांटा है। एनसीईआरटी में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ, क्योंकि इसके निश्चित साक्ष्य नहीं है। लेकिन ऐसा ओवरऑल इतिहासकार मानते हैं कि अगर ऐसे इस प्रकार से अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य मिल रहे तो कहीं ना कहीं समाज विभिन्न भागों में बटा होगा। तो वह जो समाज था पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, इन सब में बटा है। हो सकता है कहीं कहीं 5, 6 या 4 भी मिल सकते हैं, तो इतिहासकार अपने अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन हम इसको कार्य के आधार पर देख सकते हैं कि कार्य के आधार पर समाज इस प्रकार से बटा हुआ था। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ पे पुरुष को अधिकार ज़्यादा या फिर महिला का। तो इसका कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। अगर लिखित साक्ष्य हो भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो चूँकि पढ़ नहीं पाए तो स्पष्ट साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लेकिन चूँकि वहाँ से महिलाओं की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं, तो अंदाज़ा लगाया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि महिलाओं के वहाँ पे समाज में स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और इस प्रकार के समाज को मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो मातृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? तो ये शब्द जो बना हुआ है वो बना हुआ है मातृ प्लस सत्ता, मातृ प्लस सत्ता, यानी कि ऐसा समाज जहाँ पे मातृ यानी कि स्त्री वर्ग का या माताओं का शासन चलता हो। यानी कि यहाँ पे महिलाएं मुख्य भूमिका में थी समाज के। जैसे वर्तमान में होता ही है कि समाज में घर में कोई भी फैसला लेना हो या समाज का कोई भी फंक्शन हो तो पुरुष वर्ग का वहाँ पे दबदबा होता है। लेकिन ऐसा इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि उस समय के हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अच्छी थी और महिलाओं का समाज में योगदान थोड़ा ज़्यादा होता था। तो उस टाइम के समाज को मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। और ये सवाल हमारे PYQ में पूछा गया या हमारे बिहार बोर्ड में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक। जैसे उस टाइम का समाज मातृसत्तात्मक है, लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान समाज तो वो हमारा पितृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक का मतलब है, पितृ मतलब सिर्फ पिता नहीं, पितृ का मतलब यहाँ पे पुरुष से है। उसी प्रकार मातृ का मतलब सिर्फ माता से नहीं, यहाँ पे मातृ का मतलब स्त्री से है। यानी कि जब समाज में स्त्रियों को ज़्यादा वर्चस्व हो तो उसे मातृसत्तात्मक बोलेंगे, और पितृसत्तात्मक मतलब है जब हमारे समाज में पुरुषों का अधिकार ज़्यादा हो। आज भी कई सारे आदिवासी समुदाय में मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर भारत का बात करेंगे तो वर्तमान में पितृसत्तात्मक चलता है। लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि हड़प्पा में किस प्रकार का सामाजिक व्यवस्था था, तो आपको सीधा बताना है मातृसत्तात्मक।
अब अगर हम बात करें वहाँ के साक्षरता के बारे में कि क्या वे लोग पढ़ना लिखना जानते थे, इसका सीधा सा जवाब होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत सारे लिपि मिले हैं, लिपि के साक्ष्य मिले हैं। लिपि का सीधा मतलब है कि जो लिखने का तरीका होता है, जैसे जो हम अभी बात कर रहे हैं और उसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लिपि जो हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो हमारा अक्षर है। तो वो लोग भी लिखना पढ़ना जानते थे, बहुत सारे वस्तुओं पे लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम लोग आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। अभी जस्ट आपको बताए थे, तो पढ़ नहीं पाए तो हमको ये नहीं पता चला क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो लिपि के साक्ष्य मिले हैं हमको। और वो जैसे हम लोग अभी लेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक लेटर है, ये एक लेटर है, हम लोग लेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो लोग लेटर के फॉर्म में नहीं लिखते थे। उन लोग का जो लिपि है उनको एक विशेष नाम दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, उसको बोला जाता है भाव चित्रात्मक। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा मतलब है कि वो लोग लेटर नहीं लिखते थे, वो लोग अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम लोग भाषा क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलना चाहते हैं उसी को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो लोग जो अपने भाव है उसको एक्सप्रेस करते थे चित्र के माध्यम से। यानी कि अगर उनको हंसना है या कुछ बोलना है कि कोई हंस रहा है, तो सीधा इस प्रकार से उसको दिखा दिया जाएगा। मतलब जिस प्रकार से इमोजी होता है, हम कह सकते हैं इमोजी के फॉर्म में उसको मतलब एक दूसरा को समझाने का प्रयास करते थे, यानी अपने भावना को चित्र के माध्यम से एक्सप्रेस करते थे। तो उनकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ऐसे इतिहासकारों के द्वारा कहा गया। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, वहाँ पे पूछा जाएगा भाव चित्रात्मक, और वहाँ पे और भी होगा और उसमें टिक लगाना होगा तो भाव चित्रात्मक ही लगाएंगे। और होगा कि अगर लिपि है यानी वो लोग लिखना जानते हैं, तो वो किस प्रकार से लिख रहे थे, यानी कि जैसे अभी हम वर्तमान में हिंदी में जैसे लिखते हैं तो हम लोग इस साइड से लिखना शुरू करते हैं और इस प्रकार से इसे लिखते लिखते चलते हैं, यानी कि हम लोग लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी यही फॉलो करते थे? तो यहाँ पर बहुत सारे अध्ययन करने के बाद हमारे इतिहासकारों ने बताया है कि जी नहीं, हम लोग की तरह वे नहीं लिखते थे, वे लोग दाएँ से बाएँ लिखते थे। जिस प्रकार से उर्दू में दाएं से बाएं लिखा जाता है, उसी प्रकार से वे लोग राइट से लेफ़्ट लिखते थे, मतलब इस साइड से इस साइड की ओर वो लोग ऐसा ही लिखा करते थे। और इन लोग जो खास करके इन लोग किस प्रकार का चित्र प्रयोग करते थे, तो खास करके मछली का चित्र ज़्यादा मिला है, तो मछली के प्रतीक को ज़्यादा प्रयोग किए हैं। और अभी तक कितने चित्र मिल चुके हैं, जैसे कि अगर हम अपनी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी में लगभग 52 अक्षर हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कितने लिपि के साक्ष्य मिले हैं, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 250 से लगभग 400 तक इनके चित्र मिले हैं। चित्र कह सकते हैं या इसको प्रतीक बोल सकते हैं, या फिर आसान भाषा में इसको अक्षर भी बोल सकते हैं। तो 250 से 400 प्रतीक या अक्षर प्राप्त हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के मछलियों की आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार से वे लोग अपने भाव को एक्सप्रेस चित्र के माध्यम से करते थे और उसका बहुत सारा हमारे पास साक्ष्य भी मिला है। हालांकि हम आज तक इसको पढ़ नहीं पाए तो क्या लिखते थे, क्या बात करते थे, उसके बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब इसके अगर हम आगे बात करें कि वे लोग अपना मनोरंजन किस प्रकार से करते थे, जैसे समाज में कोई आदमी है, आप लोग भी कोई ना कोई मूवी देखने जाते होंगे। हाल फिलहाल में बहुत सारा मूवी आया और लगभग सभी व्यक्ति देखने गए थे उसको। तो बहुत सारा मूवी आता है, लोग उसको देखने जाते हैं। और आजकल का जो मनोरंजन का मुख्य साधन हो गया है वो हो गया रील। सभी बच्चे यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम ओपन करेंगे और उसमें बहुत अच्छे से रील्स देखेंगे। तो सभी व्यक्ति कुछ न कुछ अपने मनोरंजन का साधन का जुगाड़ कर लेते हैं। तो क्या हड़प्पा वासी ऐसे ही बैठल रहेंगे, मतलब दिन भर काम करेंगे, काम करके थक के आएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह काम पे जाएंगे? क्या उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, मनोरंजन का साधन तो करेंगे, लेकिन उस टाइम तो उतना टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो लोग मोबाइल का यूज करेंगे या फिर उनके पास और कोई टेक्नोलॉजी हो। तो वो लोग सिंपल चीज़ खेलेंगे। जैसे ऐसा माना जाता है या ऐसा बताया जाता है कि जो शतरंज का आविष्कार हुआ वह भारत में हुआ था और हड़प्पा के टाइम में हुआ था। तो ऐसा मानते हैं हम लोग, मानते हैं, इसका साक्ष्य भी है। तो इतिहासकार बताते हैं कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और हड़प्पा काल में हुआ था, यानी हड़प्पा वासी शतरंज खेल करके अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो एक होता है नृत्य संगीत। ये हर इलाके में कॉमन होता है। अब वो आदिवासी इलाका भी होगा तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नृत्य संगीत होता ही है। सभी लोग का अपना अपना डांस और अपना अपना सॉन्ग होता है, तो इन लोग का भी अपना नृत्य संगीत था। इसके अलावा ये लोग जुआ भी खेलते थे, तो जुआ खेलना। इसके अलावा ये लोग शिकार करने जाते थे। ये सब पुराने टाइम में बहुत कॉमन चीज़ होता था कि शिकार करने में भी इंसान को मज़ा आता था, क्योंकि उनके पास मनोरंजन के उतने साधन थे नहीं। तो इस प्रकार से वे अपना मनोरंजन करते थे, शतरंज खेल करके, नृत्य संगीत करके, जुआ खेल करके, शिकार करके। एक और होता था जिसमें पशुओं की लड़ाई करवाई जाती थी। 2 पशुओं को पकड़ लेंगे
उनको ट्रेंड किया जाता था। ये बहुत सारे साउथ मूवी में ऐसा दिखाया भी गया है। कोई कबूतरबाजी करता है, कोई मुर्गा को लड़ाता है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखते हैं। कोई जानवर से बच के भागता है। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो पशुओं की लड़ाई देख करके कोई आनंद लेता है। 2 पशु को लड़ा देगा या फिर पशु और इंसान को लड़ा देगा और उसको देख करके मनोरंजन लेगा। तो इस प्रकार से वे लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। इसके बाद अब हम बात करेंगे समाज के सबसे लास्ट में कि जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो वो उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो आप लोग बताइएगा वर्तमान में अंतिम संस्कार की कौन कौन सी विधियां हैं। आप अपने आसपास अपने समाज में कौन कौन सी विधियां देखते हैं अंतिम संस्कार के, तो इसके कुछ उदाहरण आपको दिख जाते होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले उदाहरण की बात करें और ख़ास करके अपने हिंदू धर्म में, तो हमारा जो प्रचलित है वह है दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि इसमें शव को जला दिया जाता था। तो एक प्रक्रिया तो ये हो गया। अब दूसरी प्रक्रिया की बात करें, अगर हम इस्लाम धर्म का बात करें कि उसमें, या फिर ईसाई धर्म में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसमें अपनाई जाती है पूर्ण समाधिकरण, यानी कि जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से दफन कर देना। तो ये पूर्ण समाधिकरण होता है। तो यहाँ पे पूर्ण समाधिकरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रक्रिया ऐसी थी उसको आंशिक समाधिकरण बोला जाता है। नॉर्मली इसको समाधि भी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बॉडी को पूरी तरीके से दफना दिया गया, लेकिन पूर्ण इसलिए लगाया गया क्योंकि कहीं कहीं आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आंशिक समाधिकरण का क्या मतलब होता है कि आधा बॉडी को काट करके आधा दफनाएगा और आधा छोड़ दिया गया। सोचिएगा। तो इसका सिंपल जवाब दे तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जाता था। सबसे पहले जो व्यक्ति का डेथ होता था तो उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जो पहले के गिद्ध होते थे या फिर और भी जो कोई पशु हो उसको जंगली पशु आकर के खाते थे, और जो शेष बचा हुआ भाग था बाद में उसको वहाँ पे लाके दफनाया जाता था। तो ये प्रक्रियाएँ थी। इसके अलावा एक और प्रक्रिया थी, उसको युग्मित समाधान बोलते हैं। युग्मित समाधान, इसके बारे में पूछा गया है। युग्मित समाधान कि युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं या किस सभ्यता की विशेषता है, तो सीधा बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता की। तो इसका मतलब क्या है, युग्म का मतलब है जोड़ा और समाधान का मतलब है सबको वहाँ पे जो सबको दफन करने की प्रक्रिया है। तो ये जो युग्मित समाधान है यानी कि जोड़े में जो सबको दफनाया गया, सबका अंत्येष्टि संस्कार किया गया है, इसका मतलब क्या है, तो सीधा सा मतलब है जब पति पत्नी थे उन दोनों को साथ में दफनाया जाता था। तो ये था हमारा युग्मित समाधान, यानी कि इस प्रकार से सबका अंतिम संस्कार किया जाता था। पहला दाह संस्कार, दूसरा पूर्ण समाधिकरण जिसमें बॉडी को पूरी तरह दफना गया, तीसरा आंशिक समाधिकरण, इसमें पहले पशुओं के लिए बॉडी को छोड़ दिया जाता था, शेष बचे हुए भाग को दफनाया जाता था, और चौथा युग्मित समाधान जिसमें पति और पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था। खैर, ये हो गया हमारा पूरा समाज, किस प्रकार से उस टाइम का समाज चल रहा था, वे लोग किस प्रकार से रह रहे थे। अब हमारा थोड़े छोटे छोटे अगर पॉइंट्स की बात करें, वे लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे, यानी वस्त्र उन लोगों का किस प्रकार का था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वे लोग ऊनी वस्त्र भी पहनते थे और वे लोग सूती वस्त्र भी पहनते थे। तो आपको तो ये पता होगा ऊनी वस्त्र पहनने के लिए ऊन कहाँ से आता होगा और सूती वस्त्र के लिए सूती कपड़ा कहाँ से आता होगा। तो ऊनी वस्त्र के लिए अगर ऊन प्राप्त करना है तब तो हम इसको जानवर से प्राप्त कर सकते हैं, किसी न किसी पशु से, जैसे हम भेड़ से प्राप्त कर सकते हैं, किसी बकरी से प्राप्त कर सकते हैं और गर्म वस्त्र पहन सकते हैं। और सूती वस्त्र चाहिए तो इसके लिए हमको कपास चाहिए, यानी कि ये लोग कपास की खेती करना भी जानते थे, यानी इनके पास कपास की खेती करने का आइडिया था। खैर, अब वस्त्र का बात करें तो ये तो कि ऊनी वस्त्र भी यूज करते हैं, सूती वस्त्र भी यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इसका, एक मिनट, इस प्रकार हमने अभी तक देखा कि हड़प्पा सभ्यता का समाज किस प्रकार था। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के समाज तक रखेंगे क्योंकि यह थोड़ा समाज बड़ा टॉपिक होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे वहाँ का धर्म, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। अगले वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।